एफआईआईज ने क्या किया है। देखिए एफआईआईज की भी बिकवाली जो है लगातार हम ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे हैं। इट्स बिन 7 मंथ्स जहां लगातार एफआईआईज की तरफ से कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 3,362 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कैश मार्केट में की है। 3,077 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो जितनी बिकवाली एफआईआईज कर रहे हैं उतना ही भरोसा डीआईएस जो है भारतीय बाजार पर दिखा रहे हैं। हालांकि वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 687 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी और इंडेक्स ऑप्शंस में 3,837 करोड़ की खरीदारी यहां पर एफआईआईज की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्लियरली ग्लोबल सेटअप कमजोरी वाला दिख रहा है। साथ ही एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली भी है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन इस बीच चलिए मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एसएमसी ग्लोबल के क्षितिज गांधी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार में लगातार हम देख रहे हैं एवरी सेशन ट्रिगर्स फैक्टर्स जो हैं वो बाजार के हक में नजर नहीं आते। कल भी हमने देखा एक दायरे में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया और कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आज का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? जी, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स एज वेल। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर टेक्निकल सेटअप की तरफ देखें तो यहाँ पे लगातार आपने बिल्कुल सही दर्शाया, लगातार भारतीय बाजार में एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम लोगों ने एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला था 17,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, उसी दिन निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलता हुआ दिखाई दिया था और क्लोज होता दिखाई दिया था। इनफैक्ट उसी दिन के बाद से लगातार पिछले 3 से 4 सेशन में हम लोग लगातार सेल ऑफ की आता देख रहे हैं। एफआई की तरफ से काफी भारी रिकवरी देखी गई है। देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं कि बढ़ती बॉन्ड यील्ड और जो चाइना की तरफ से जो लॉकडाउन की न्यूज आ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेल ऑफ सभी एसेट क्लास में देखा जा रहा है, चाहे आप गोल्ड की बात करें चाहे क्रूड की बात करें। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग जो है अभी हाल फिलहाल में रुकती नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि अब आज के सेशन में भी हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव ओपनिंग की तरफ भी एक पॉइंट आउट कर रहे हैं और आने वाले सेशन में आई बिलीव यहाँ पे हम लोग निफ्टी में 16,000 के लेवल की तरफ जल्दी मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच सपोर्टिव फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप में लेवल्स वाइज बात करें तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे लाई कर रहा है वो कर रहा है 16,200, उसके बाद 16,100 के लेवल पे। और अगर हम लोग ऊपरी स्तरों की बात करें तो कहीं ना कहीं 16,400 से 16,500 के जोन में कोई भी बाउंस बैक जो है अगर निफ्टी में देखने को मिलता है वहां पर कैप करेगा, यानी कि 16,400 और 500 जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग बैंक निफ्टी के सेटअप की तरफ भी देखें, देखिए बैंक निफ्टी में भी एक लगातार सेल ऑफ देखने को मिला है पिछले एक हफ्ते में और बैंक निफ्टी ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग जो है निफ्टी बैंक में भी इंटेंसिफाई होती दिखाई देगी और आने वाले सेशन में हम लोग 33,500 की तरफ जल्दी मूव होते दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखिए रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी का तो 34,100 से 2,500 से 34,700 का जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अगर सेलिंग इंटेंसिफाई होती है आज के सेशन में तो डाउन साइड में 33,900 तक का जो सपोर्ट जोन है वो एक अच्छे लेवल की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। बिल्कुल क्षितिज, ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल है अभी भारतीय बाजार में हर एक राइस के ऊपर हम लोग सेल ऑफ आता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट 1 घंटे की बात करें कल के सेशन में तो मेटल काउंटर था जहाँ पे काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिली, बट ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड मेटल काउंटर में हमें कुछ मंदी के सौदे यानी सेलिंग के सौदे आते दिखाई दिए। तो जो पहला काउंटर रहेगा वो रहेगा मेरा मेटल काउंटर टाटा स्टील का, इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट सलाह देंगे। टाटा स्टील की क्लोजिंग है लगभग 1250 के लगभग। अगर हम लोग देखिए टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टाटा स्टील ने कल अपने डेली चार्ट से ऊपर 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन एक आधा दिखाई दिया है और ब्रॉडर चार्ट से ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे एक स्टॉक जो है फिसलता दिखाई दिया है। तो यहाँ पे हम टाटा स्टील में शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ पे 1285 से 85 के ऊपर और जो पोटेंशियल लगता है स्टॉक में मुझे लगता है 1220 से 1200 की तरफ। दूसरा काउंटर देखिए वो भी मेटल काउंटर में से ही होगा, शॉर्ट सेल की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। हर एक प्राइस के ऊपर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल की ही सलाह देंगे फिलहाल। तो दूसरा देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता दिखाई दी है, काफी ज्यादा सेलिंग दिखाई दी है पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग मोमेंटम पे जेएसडब्ल्यू के अंदर एक शॉर्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है 700 रुपए तक और जो पोटेंशियल लगता है स्टॉक में 660 से 650 तक के लेवल हम लोग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो 2 सेल के हमारे रिकमेंडेशन देंगे टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील।
ओके तो क्लियरली यहाँ पर बाजार की सिचुएशन को देखते हुए सेल रिकमेंडेशंस दो आते हुए क्षितिज की तरफ से। क्षितिज शुक्रिया आपका मार्केट पर आपका आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। इस बीच हमारे साथ 5 पैसा से भी 2 कॉल्स आई हैं और दोनों की दोनों बिकवाली की ही है, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की बाजार की दिख रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से और यहाँ पर सेल कॉल्स इनिशिएट करने की ही राय आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय 5 पैसा का मानना है। 417 का स्टॉप लॉस मानकर चलें, 382 तक ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। वहीं एक्सिस बैंक में भी बिकवाली की रणनीति यहाँ पर आती हुई दिख रही है। 628 के टारगेट्स को मानकर चलें, 684 684 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली ये 2 कॉल्स आपके लिए एज ट्रेडिंग कॉल्स 5 पैसा की तरफ से और क्षितिज की तरफ से भी 2 कॉल्स जो कि बिकवाली के। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शरद से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए जिन पर हमें फोकस करना और साथ ही खबरें कौन सी हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और कैसे रहे वो तमाम नंबर्स। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आंकड़े आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यू में लगभग 22% का उछाल देखने मिला और पैट में भी आप कह सकते हैं 8% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। कंपनी के जो एक अनाउंसमेंट भी हुए कि जो नई प्लांट्स की जो कैपेक्स है, आपके पुणे ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए, ये सारे जो 2-3 रीजन्स है वहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट हुई, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए। कॉस्मो फिल्म्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है लगभग 22% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी जो है लगभग 900 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नतीजे आए हैं और कंपनी ने जो है बोनस इशू भी 1:2 रेशियो में अनाउंस किया है। गोदरेज एग्रोवेट के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। टॉप लाइन नंबर्स की बात करें तो 42% का ग्रोथ देखने मिला है और पैट में भी जो है लगभग आप देख सकते हैं 2 गुना से ज़्यादा हुआ है। हालांकि मार्जिन्स में जो है ऑलमोस्ट 47 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ मिला है। एसआरएफ भी फोकस में रहेगा, अच्छे नतीजे यहाँ पे भी आए हैं और सरप्राइजिंगली 35% ग्रोथ जो है रेवेन्यू में देखने मिला है। और अगर पैट देखें तो वहाँ पे भी 60% का ऑलमोस्ट उछाल देखने मिला है। यहाँ पे भी जो है कैपेसिटी जो एक्सपेंशन प्लान्स है वहाँ पे भी जो है नए दहेज के प्लांट में 115 करोड़ का कैपेक्स होगा और एक और कैपेसिटी एक्सपेंशन है जो दहेज के एक दूसरे सब यूनिट प्लांट में, वहाँ पे भी 30 करोड़ का अनाउंसमेंट है। बोरोसिल भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है रेवेन्यू में देखा जाए तो 20% का उछाल देखने मिला है और एबिडा में लगभग 24% का ग्रोथ देखने मिला है। एक टाइप से स्ट्रॉन्ग नतीजे कहेंगे। जीएनएफसी के भी है वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू में 60% का ग्रोथ है, पैट डबल हो गई है, मार्जिन्स में भी 482 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखा है। कई इंडस्ट्रीज जो है टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छा है, बेस ऑफकोर्स थोड़ा लो था, लेकिन जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी दबाव ज़रूर मिली है क्योंकि हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स देखने मिला। वीएसटी टिलर्स के जो मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं क्योंकि इस समय जो है आपका जो रूरल डिमांड है थोड़ी ज़रूर इम्पैक्ट हुई थी, तो उसके कारण रेवेन्यू लगभग 12% ऊपर है। हालांकि मार्जिन्स और पैट में जो है वन ऑफ एलिमेंट्स भी देखने मिले हैं। दालमिया भारत के स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं, डिमांड में भी पिकअप आया था। अब सेल्स में लगभग 7% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ऑफकोर्स सीमेंट स्टॉक में आपको पता ही है कि मार्जिन्स में जो है दबाव के कारण जो है लगभग 4% का गिरावट देखने मिला है। वेदांत फैशंस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमने नंबर्स लिए हैं, हाल ही में लिस्टेड हुई थी। ओवरऑल थोड़े वीक नतीजे देखने मिले हैं क्योंकि रेवेन्यू लगभग 23% गिर गया है, नेट प्रॉफिट भी 30% गिर गया। अब याद रखिए जो बेस क्वार्टर है वो शादी का सीज़न था, तो उसके कारण जो है उनकी सबसे ज़्यादा कमाई जो उस थर्ड क्वार्टर में होती है हिस्टोरिकली, तो इसीलिए जो है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक में बात करूंगा सीएमएस इन्फोसिस्टम्स का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर्स आए हैं, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। स्टेबल रेवेन्यू 8% ऊपर है और एबिडा में 32% का उछाल देखने मिला है। बिल्कुल शरद, ये तो सारे के सारे नतीजों की बात हुई। इसके बाद फिर खबरें कौन सी हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस की आम रिलायंस ब्रांड्स है, तो उन्होंने जो है टॉड एसपीए के साथ जो है मल्टी ईयर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ले लिया है भारत के लिए, और ये जो है ऑफिशियल रिटेलर ब्रांड बन गई है भारत के लिए। तो ये एक जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये बहुत सारे अन्य फॉरेन ब्रांड्स भी कंपनीज जो है रिलायंस ला रहे हैं, जैसे टिफनीज़ हुआ, हैमलेज हुआ। तो ये जो है ट्रेंड जो आगे हम लोग देखते रहेंगे। और शिपिंग कॉर्प में भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड ने जो थोड़ी मॉडिफिकेशंस जो है करवा दी है, जहाँ पे जो डीमर्ज करने वाले नॉन कोर एसेट्स, याद रखिएगा रियल एस्टेट एसेट्स की कल न्यूज़ आई थी कि वो पहले डिमर्ज करेंगे, फिर जो बाकी बचेगा फिर वो इन्वेस्टर्स को प्राइवेटाइजेशन में प्रोसीड्स मिलेंगे। तो 2 बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं। वेदांता भी फोकस में रहेगा। हालांकि ये होल्डिंग कंपनी के लिए न्यूज़ रिलेटेड है कि जाम्बिया की जो है माइनिंग की जो लिटिगेशन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो माइनिंग लिटिगेशन को ख़त्म किया जाए। तो एक टाइप से पॉजिटिव
जो है रहेगा, क्योंकि ओवरहैंग रहता है जब भी माइनिंग में लिटिगेशंस होता है, स्पेशली जो बाहर के ऑपरेशंस में, तो ये यहाँ पे भी एक फोकस रहने वाला स्टॉक। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स आपके जो सीमेंट स्पेस में जो डील्स की बात हो रही है, एसीसी अंबुजा सीमेंट की डील्स की, जो होलसेल बेचने वाला है अपने इंडिया ऑपरेशंस या इंडिया स्टेक कहें, तो यहाँ पे JSW ग्रुप ने जो लगभग $7 बिलियन का जो है बिड लगा दिया गया है। और ऑफ कोर्स ये जो है अपने अंतिम चरणों में आ गया है। आपके अदानी ग्रुप है और आपका जो JSW ग्रुप है, ये एकदम फाइनलिस्ट हैं जो आपके जो बिडिंग कर रहे हैं, और ये बिडिंग एक्सपेक्टेड है कि मई के एंड में हो जाए और लगभग $10 बिलियन का फाइनेंसिंग का ये डील होगा। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे कैसे रहे कल मार्केट क्लोजिंग के बाद और कौन से आए वो भी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और LIC के IPO को रिटेल निवेशकों की ओर से मिले हैं ज़बरदस्त रिस्पांस, और इस रिस्पांस पर दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने खुशी जताई और कहा कि सरकार का इरादा LIC में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाना था। दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे और सेक्रेटरी DFS संजय मल्होत्रा से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए देखते हैं। देश का सबसे बड़ा IPO LIC। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इसको किस नज़रिए से देखें? वैल्यूएशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो क्या LIC IPO के लिए क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी थी इसलिए लाना था, या फिर पूरे कैलकुलेशन के साथ इसको लाया गया है? नहीं, देखिए, पूरे कैलकुलेशन के लिए से लाया गया है, और इसको हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि ये एक इतने बड़े संख्या में लोगों ने इसके अंदर में इतनी बड़ी वैल्यू के IPO में सक्सेसफुली इसको कई गुना सब्सक्राइब किया है। और जहाँ तक आपकी टाइमिंग की बात है, तो मार्केट में जो है, जैसे कहते हैं कि कितना टाइम आप मार्केट में रहते हैं, किस समय में आप एंटर करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने टाइम आप मार्केट में रहते हैं, उसी को देखते हुए हमने वैल्यूएशन भी उसकी उसी प्रकार से की है। तो क्या ये एक तरीके से जो मार्केट में जो रिस्क है उसको, उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए ये टाइमिंग डिसाइड किया गया? जैसा मैंने आपको कहा कि टाइमिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो कोर इसकी जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए ही इसकी एक फेयर वैल्यू हमने देने का प्रयास किया है। अब आगे मार्केट इसको कैसे देखता है वो मार्केट ही आगे बता पाएगा, लेकिन हमने इसकी एक फेयर वैल्यू सभी लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको देखते हुए फेयर वैल्यू हमने इसमें दी है। ओके, मेरा सवाल दीपम सेक्रेटरी से होगा। सर, क्योंकि FII ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है और आप इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से ये एक बड़ा एक घटना है कि इतना बड़ा IPO साइज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसको उठाया, तो क्या आने वाले वक्त में मार्केट में जो वोलेटिलिटी है इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क रहेगा, घरेलू निवेशकों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट तो चलती रहती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एक जो लिस्टिंग प्रक्रिया है ये एक बहुत दिनों के बाद, कई सालों के, कई दशकों के बाद आप समझिए कि LIC लिस्ट हो रहा है। और LIC इज ए लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन और बड़े लंबे समय तक ये चलेगा, तो इसलिए इसमें जिस हिसाब से मेरे कुलीग संजय जी ने बताया, तो उस हिसाब से ये सही निर्णय निवेशकों ने लिया है। 17 मई के लिए किस तरह की उम्मीदें हैं सर आपको लिस्टिंग के दिन? लिस्टिंग के लिए तो उम्मीद तो हमेशा ही अच्छी करते हैं, कोई भी इश्यूअर तो ये नहीं चाहता कि लिस्टिंग खराब हो, तो हम भी यही चाहते हैं कि लिस्टिंग अच्छी। चलिए अब IPO को लेकर और डिटेल्स और अपडेट्स क्या हैं एक बार पूजा से समझ लेते हैं। पूजा बताएं। जी, LIC के IPO की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और कल जो आखिरी दिन था वहां पर काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। अगर रिटेल हिस्से की बात करेंगे तो करीब 2 गुना भरा है रिटेल हिस्सा। QIB हिस्सा 2.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। NII हिस्सा 2.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय का जो हिस्सा है वहाँ पर 4 गुना यहाँ पर भरा है ये हिस्सा, और पॉलिसी होल्डर का जो हिस्सा है वहाँ पर करीब करीब 6% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो जो कुल सब्सक्रिप्शन था आखिरी दिन वो करीब करीब 3 गुना था, यानी कि 2.95 टाइम्स ये
आईपीओ भरा है, तो काफी शानदार रिस्पॉन्स LIC के आईपीओ को देखा गया। अब बात करते हैं एक और आईपीओ की, जिसकी की आज लिस्टिंग होने वाली है, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। इसके भी आईपीओ की डिटेल्स आपको एक बार बता देते हैं। जो QIP हिस्सा था वो करीब 38 गुना भरा था। NII का जो हिस्सा था वो करीब 4 गुना भरा था। रिटेल के हिस्से को 1.38 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और जो कुल ये आईपीओ था वो करीब 12.5 गुना भरा था। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी देखने को मिला था। आईपीओ की जो प्राइस थी वो 542 रुपए तय की गई थी, और इसका जो इश्यू साइज था वो 1595 करोड़ का था। और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए कंपनी ने 470 करोड़ जुटा भी लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया एज एन एंकर इन्वेस्टर, और जिनके जरिए 470 करोड़ कंपनी ने जुटाए। अब बात करते हैं एक और आईपीओ की। काफी ज्यादा एक्शन बना हुआ है प्राइमरी मार्केट में। आज से प्रूडेंट कॉर्पोरेट का आईपीओ भी खुलेगा, और 12 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इसकी भी अगर आपको डिटेल बताएं तो कंपनी की करीब 539 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड जो है वो 595 से 630 रुपए तय किया गया है, और लॉट साइज जो है वो 23 शेयरों का है। यानी कि न्यूनतम आपको जो निवेश करना पड़ेगा वो करीब 14,490 रुपए का यहाँ पर न्यूनतम निवेश करना पड़ सकता है। इशू 100% OFS के है। कंपनी के पास यहाँ पर कोई पैसे नहीं आएंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुछ रकम नहीं जुटाएगी, और आईपीओ के जरिए कंपनी के जो मौजूदा निवेशक हैं वो अपनी हिस्सेदारी भेजेंगे। एंकर निवेशकों की अगर बात करें तो 630 रुपए प्रति शेयर पर करीब 159 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं। तो ये भी आईपीओ जाने वाला है, और इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ओके, बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आईपीओ के अपडेट सारे के सारे हमें बताने के लिए। तो मच अवेटेड LIC का आईपीओ तो है ही, लेकिन आईपीओ के अगर बाजार की बात करें तो कई सारे आईपीओज एक एक अरब मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ जो आज से खुलने जा रहा है, इस पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर की लिस्टिंग आज होने जा रही है, इस पर भी नजर रखनी होगी। और LIC का आईपीओ तो है ही, जिस पर फोकस है। 17 मई को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। चलिए, आईपीओ मार्केट का अपडेट तो हमने जान लिया, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में कहां पर एक्शन दिख रहा है, कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए रणनीति आपको क्या बनानी है, जानने के लिए चलते हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती के पास। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुरुआत आज बुलियन मार्केट से कर लेते हैं। जिस तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, ऑफकोर्स करेंसी का इम्पैक्ट है जो कि लगातार हम गोल्ड सिल्वर पर भी देख रहे हैं, और एनर्जी पैक के भी अपने सेंटिमेंट्स हैं जिसके चलते वहां पर भी फोकस है। लेकिन डिक्लाइन जो है लगातार डॉलर में रैली के चलते गोल्ड में नजर आ रही है। गोल्ड एंड सिल्वर पर आपका नजरिया क्या होगा? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। कल के दिन में हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ देखा है, और आज के दिन में लग रहा है कि हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग हम देखें यहाँ पे, लेकिन हायर लेवल पे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब लग रहा है कि डॉलर नेक्स्ट पे जिस तरीके की रन है वो थोड़ा सा यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकता है। 105, 105.5 तक भी इम्पैक्ट जा सकता है। तो उसका इम्पैक्ट जो है खासकर की बुलियन मार्केट पे बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है फिलहाल। तो सेल में ही साइड रहना चाहिए, और इनफैक्ट गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे घरेलू बाजार की बात करूं तो 200-250 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलरेडी डाउन चल रहा है। एक चीज यहाँ पे मानसी ध्यान देने की बात है कि अपना INR यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लिमिटेड डाउनसाइड देख रहे हैं गोल्ड में। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि एक बार 50,000 तक का जो आंकड़ा है दोबारा गोल्ड यहाँ पे छू सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 62,250 के करीब सेलिंग करना चाहिए। थोड़ी सी लंबी सेलिंग यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी, पोजिशनल ट्रेड है ये। 61,300 तक प्राइसेस मुझे नीचे के साइड लग रहा है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,650। तो चाहे इंट्राडे की बात हो या पोजिशनली, दोनों में यहाँ पे लग रहा है मानसी की एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बुलियन काउंटर पे बना रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे क्रूड में भी थोड़ी सी जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे दिख सकती है। एक जो कॉन्ट्रा मूव आ सकता है वो यहाँ पे नेचुरल गैस में आ सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वो नेचर अलग है ट्रांसपोर्टेशन का और यूज का। तो थोड़ा सा यहाँ पे काफी टाइम वो डिकपल होकर एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। तो लोअर लेवल से हो सकता है कि नेचुरल गैस में बाइंग आ सकती है थोड़ी, लेकिन क्रूड में फिलहाल एक जो कमजोरी है वो बनी रहेगी हायर लेवल से। ओके, तो करंट सिचुएशन को देखते हुए क्रूड में फिर क्या नजरिया बनता है, स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए? क्रूड की बात की जाए तो क्रूड ने 7350 के लेवल से काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था, और वहां पे 8450 के करीब एक हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस कमोडिटी को।
तो मेरे ख्याल से अब वहां से एक डाउनसाइड की शुरुआत हुई है। अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में 79-70 के करीब क्लोजिंग हुई है और एक दिन में हम लोगों ने करीब 500 के करीब का हम लोग फॉल देखा है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एक जो मेजर सपोर्ट है मानसी, वो 7800 का है। तो 7800 को टारगेट करके इनफैक्ट यहाँ पे हम सेलिंग इनिशिएट करके चल सकते हैं और वहां पे जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो 7800 एक इजी टारगेट हो सकता है सेलिंग साइड में क्रूड ऑयल के लिए। ओके, और वंदना जी ये भी बता दीजिए कि बेस मेटल्स में करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या करना चाहिए? जी मानसी, वैसे तो मैंने एक कमोडिटी में यहाँ पे सजेस्ट किया है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है 762 के करीब। 750 का टारगेट रखना चाहिए, 767 का स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्ट्रैटेजी के लिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक से मुझे लग रहा है कि जिंक और लेड साथ में ट्रेड करते थे और जिंक का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब मुझे वहां पे फॉल लग रही है और इनफैक्ट इस कमोडिटी में मुझे 297 तक का डिक्लाइन लग रहा है। तो मेरे ख्याल से एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे जिंक में बन सकती है और यहाँ पे फिलहाल जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो बेस मेटल में भी मुझे लग रहा है कि चौतरफा गिरावट जो है वो देखने को मिल सकता है आज के दिन में भी। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया आपका कमोडिटी मार्केट्स पर अपडेट और अपनी स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। चलिए इसी के